नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह असम का एक और उग्रवादी संगठन मुख्यधारा में लौट आया, तो दूसरी ओर मणिपुर में स्थानीय स्तर पर उपजे तनाव के चलते आगजनी की घटना ने चौंकाया। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के सीमावर्ती गांव में पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री पहुंचा, तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की एक विधायक को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर राज्यों से कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। आइए डालते हैं सब पर एक नज़र, लेकिन शुरुआत करते हैं असम से। असम के दीमा हसाओ जिले में सक्रिय एक जनजातीय उग्रवादी समूह ने हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। उग्रवादी समूह दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी DNLA ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। हम आपको बता दें कि DNLA असम के दीमा हसाओ जिले में अधिक सक्रिय है। समूह द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि असम में अब कोई जनजातीय उग्रवादी समूह नहीं है। अमित शाह ने कहा, इसके साथ असम में सभी जनजातीय उग्रवादी समूह मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। गृहमंत्री ने समझौते को वर्ष 2024 तक पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने और इसे एक शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र में बदलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंक मुक्त, हिंसा मुक्त और विकसित पूर्वोत्तर का लक्ष्य सामने रखा है और गृह मंत्रालय मोदी के मार्गदर्शन में इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि DNLA के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, सभी हथियारों और गोला बारूद को सौंपने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने, सभी शिविरों को खाली करने और कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। समझौते के अनुसार DNLA के 168 से अधिक सदस्य हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि समझौता दीमा हसाओ जिले में उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। दिमासा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए भी प्रदान करेंगी। DNLA ने सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री की अपील के बाद 6 महीने की अवधि के लिए एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा की थी। तब से संघर्ष विराम को बढ़ाया जाता रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DNLA के हिंसा छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने के फैसले को पूर्वोत्तर में शांति और प्रगति के लिए बहुत अच्छी खबर बताया है। इसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने अपने वकील को लिखे पत्र में कहा है कि वह जेल में भी ऊर्जा से भरपूर और आशावादी है। अमृतपाल समेत इसके संगठन के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के परिजन गुरुवार को डिब्रूगढ़ पहुंचे और केंद्रीय कारागार में उनसे मुलाकात की। एक अधिकारी ने बताया कि अमृतपाल ने जेल में अपने वकील भगवंत सिंह सियालका को गुरुमुखी में लिखा एक पत्र सौंपा, जिसमें उसने कहा, ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ भी ऊर्जा से भरपूर और आशावादी हूँ। अपने संगठन के सदस्यों के खिलाफ मामलों का जिक्र करते हुए अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार पर ज्यादती करने और सिखों के खिलाफ कई फर्जी मामले दर्ज करने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा असम में NIA की एक विशेष अदालत ने देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने की आपराधिक साजिश से जुड़े वर्ष 2011 के PLA CPI माओवादी सांठगांठ मामले में 5 लोगों को 8-8 साल की जेल की सजा सुनाई है। NIA के एक प्रवक्ता ने बताया कि 3 दोषी N दिलीप सिंह मणिपुर और सेंजम धीरेन्द्र सिंह तथा आर्नल्ड सिंह असम प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य थे, जबकि 2 अन्य दोषी इंद्रनील चंदा व अमित बागची, जो कि पश्चिम बंगाल के थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यानी CPI माओवादी से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मई से पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। अधिकारियों ने बताया कि यह उद्यान आमतौर पर मानसून के कारण हर साल मई से अक्टूबर तक बंद रहता है। दरअसल मानसून में यहाँ बाढ़ आती है। पूर्वी असम वन्यजीव मंडल वन अधिकारी रमेश गोगोई ने कहा है कि हाथी सफारी 1 मई से बंद हो जाएगी, जबकि जीप सफारी 16 मई से बंद हो जाएगी। इसके अलावा असम में एक राज्यव्यापी कवायद के दौरान किए गए आकलन के मुताबिक सरकारी स्कूलों ने इस वर्ष 2022 की तुलना में सुधार दिखाया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्चतम A+ ग्रेडिंग की श्रेणी में रखे गए स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और निम्नतम श्रेणी में आने वाले स्कूलों की संख्या कम हो रही है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाली श्रेणियों में रखे गए छात्रों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में बढ़ी है। इसके अलावा बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन अंसारुल बांग्ला टीम यानी ABT से कथित संबंध रखने वाले 3 लोगों को सोमवार को एक तलाशी अभियान के दौरान असम के धुबरी जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ABT अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से संबद्ध है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा नटराजन ने संवाददाताओं से कहा कि पहले गिरफ्तार किए गए ABT सदस्यों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अभियान चलाया और जिले के विभिन्न हिस्सों से संगठन से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया। SP ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि तीनों का बारपेटा, गोलपाड़ा, मोरीगांव, धुबरी और देश के अन्य राज्यों से गिरफ्तार किए गए ABT सदस्यों के साथ वित्तीय लेनदेन रहा है।
मणिपुर से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के चुराचांदपुर में उग्र भीड़ द्वारा एक आयोजन स्थल पर तोड़फोड़ करने तथा उसे आग लगाने के बाद निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। जिले के न्यू लमका में इस आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भाग लेना था। चुराचांदपुर के जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से मिली रिपोर्ट के आधार पर आदिवासी बहुल जिले में दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका है और लोगों के जीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति को गंभीर खतरा है। जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा आदेश कानून और व्यवस्था को लागू कराने में शामिल सरकारी एजेंसियों, आवश्यक सेवाओं तथा जिले के सद्भावना मंडप में जनसभा तथा खुले जिम के उद्घाटन में भाग ले रहे लोगों पर लागू नहीं होगा। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, सोशल मीडिया अफवाह फैलाने वालों के लिए एक हथियार बन गया है और इसका इस्तेमाल आम जनता को भड़काने में किया जा रहा है, जिसका चुराचांदपुर तथा फेरजौल जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, शांति और व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए चुराचांदपुर और फेरजौल जिलों में तत्काल प्रभाव से अगले 5 दिन तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। इससे पहले चुराचांदपुर के अतिरिक्त उपायुक्त एस थिनलॉलजॉय गांगते ने आयुक्त गृह को एक पत्र लिखकर सूचित किया। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने पूर्ण बंद का आह्वान किया है और सोशल मीडिया तथा नेटवर्किंग साइट के जरिए लोगों को इकट्ठा किए जाने की आशंका है, जिससे चुराचांदपुर जिले में गैरकानूनी गतिविधियां तथा अशांति बढ़ सकती है। दरअसल फोरम ने आरोप लगाया है कि मणिपुर में आरक्षित वन क्षेत्रों से किसानों और अन्य आदिवासी निवासियों को निकालने के लिए चलाए जा रहे बेदखली अभियान के विरोध में बार बार ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद सरकार ने लोगों की दुर्दशा को दूर करने की कोई इच्छा या मंशा होने के संकेत नहीं दिए हैं। इसके अलावा मणिपुर में बीजेपी के एक और विधायक ने अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि इस महीने प्रशासनिक पद से इस्तीफा देने वाले ख्वाइर कपम रघुमणि इस पूर्वोत्तर राज्य में सत्तारूढ़ दल के चौथे विधायक हैं। उरीपोक के बीजेपी विधायक ख्वाइर कपम रघुमणि ने मणिपुर नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को भेजे अपने त्यागपत्र में रघुमणि ने कहा है कि वह व्यक्तिगत कारणों से और जनहित में पद छोड़ रहे हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने के कारण अरुणाचल प्रदेश की बीजेपी विधायक दसांगलू पुल की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ ने 25 अप्रैल को एक आदेश में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अंजाव जिले की हयुलियांग विधानसभा सीट से दसांगलू पुल के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। हम आपको बता दें कि दसांगलू पुल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की तीसरी पत्नी हैं। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद 2016 में उपचुनाव में पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2019 में वो हयुलियांग विधानसभा सीट से दोबारा चुनी गई थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने अरुणाचल प्रदेश में केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि केंद्र की ओर से सीमावर्ती राज्य को धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री इस सप्ताह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, मैं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं की सुचारू प्रगति के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार की सराहना करता हूँ। अधिकांश योजनाएं लगभग 50% पूरी हो चुकी हैं। मेघालय से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मेघालय के कई हिस्सों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य में जल स्रोत सूख रहे हैं। राज्य के जन स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई विभाग के मंत्री मार्कुइस एन मार्क ने यह बात कही है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के हर घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। मंत्री ने कहा, मुझे सूचना मिली है कि कुछ ऐसी जल जीवन मिशन परियोजनाएं हैं जो विभाग द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जल स्रोतों के सूखने के कारण पानी के उपभोग केंद्रों पर पानी नहीं है। मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि राज्य में साइबर अपराध के मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने अब तक साइबर अपराध के 1033 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। डीजीपी ने राज्य पुलिस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आइजोल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय एक कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर कहा कि साइबर अपराध के मामलों में कम से कम 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से 16 लोगों को अब तक दोषी ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं और इस संबंध में चर्चा किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा मिजोरम की राजधानी आइजोल मोबिलिटी सेवाओं के लिए कैशलेस भुगतान के मामले में सबसे आगे है, जबकि बड़े शहरों के बीच हैदराबाद शीर्ष स्थान पर मौजूद है। एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया है। ओएमआई फाउंडेशन की आवाजाही सुगमता सूचकांक पर आधारित रिपोर्ट 2022 में शहरों को रैंकिंग दी गई है। इस रिपोर्ट को देश भर के 18 शहरों में रहने वाले 50,488 निवासियों से मिले जवाबों के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अलावा मिजोरम में आगामी चकमा स्वायत्त जिला परिषद यानी CADC चुनाव के लिए कुल 76 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि जिला परिषद की 20 सीटों के लिए 9 मई को मतदान होगा और मतगणना 11 मई को होगी। मिजोरम राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव आर वनरेंग पुया ने बताया कि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ और विपक्षी दल बीजेपी ने 20-20 उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें से 2 स्थानापन्न के रूप में है, जबकि जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 13 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। मतदान के लिए 17,677 महिलाओं समेत कुल 35,885 योग्य मतदाता हैं। मतदान ईवीएम के जरिए होगा। हम आपको बता दें कि मिजोरम में चकमा जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए 1972 में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सीएडीसी का गठन किया गया था। परिषद में 24 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 मनोनीत सीट हैं। त्रिपुरा से खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास की समीक्षा के लिए मई में राज्य का दौरा करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। 1997 में जातीय तनाव के बाद मिजोरम भागे 37,136 ब्रू शरणार्थियों का एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत के बाद त्रिपुरा में पुनर्वास किया गया था। अभी तक ज्यादातर शरणार्थियों का 12 नामित जगहों पर पुनर्वास किया गया है। इसके अलावा वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उल्लेखनीय सेवाएं देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए गए लोक सेवा अधिकारी हिमांशु मोहन चौधरी का अगरतला के एक निजी अस्पताल में उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण इस सप्ताह निधन हो गया। वह 83 साल के थे। हिमांशु मोहन चौधरी को मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि अब बांग्लादेश है, वहां क्रूर कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद क्षेत्र छोड़कर भारत आए लाखों शरणार्थियों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की निगरानी करने के लिए जाना जाता था। चौधरी पद्मश्री से सम्मानित पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि बीजेपी की राज्य इकाई अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 कमल का उपहार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, पश्चिम और पूर्वी त्रिपुरा निर्वाचन क्षेत्र, जो सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास हैं। माणिक साहा ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, मैंने अक्षय तृतीया के पावन मौके पर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा की उपस्थिति में बूथ सशक्तिकरण अभियान पर आयोजित कार्यशाला में पार्टी के विभिन्न स्तरों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर नागालैंड में फेक जिले के मेलुरी से अवांखू तक 2 लेन की सड़क का निर्माण काम जल्द ही शुरू होगा। सीमावर्ती गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने कहा कि इस सड़क से सीमावर्ती इलाकों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने अवांखू में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र में कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सीमावर्ती इलाकों समेत पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको यह भी बता दें कि एल मुरुगन भारत म्यांमार सीमा पर स्थित किसी सीमावर्ती गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। उन्होंने नागालैंड के फेक जिले में स्थित अवांखू गांव का दौरा किया और वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।